So once again, good morning students. Today we will discuss about the respiration, definition of respiration, types of respiration. Okay. So first of all, you come to know what is respiration. Respiration क्या है और definition of respiration. तो respiration क्या है? Respiration is a biochemical process. Respiration is a biochemical. Respiration is a biochemical process in which glucose get oxidized. Glucose get oxidized to release energy in the form of ATP. ठीक है, तो ये है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. Respiration is a biochemical, means for respiration a life, a cell is needed, and it is chemical also because new substance is forming there. It is a process. Respiration is a biochemical process in which glucose, the formula of glucose is C6H12O6, that gets oxidized, okay, to release energy in the form of ATP. ATP, what is ATP? ATP is called energy currency of the cell. ATP क्या है बेटा? The full form of ATP is adenosine triphosphate. Triphosphate it is called energy currency of the cell. Energy currency of the cell. इसके बारे में और बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन क्या है इसको समझ लिया कि रेस्पिरेशन क्या है. ठीक है, the overall chemical equation of respiration can be written as follows. See, C6H12, this is what glucose, O6, C6H12O6, this is glucose. ठीक है, तो ग्लूकोज क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, so that it needs oxygen, 6 molecule oxygen, and then it will form 6 molecule CO2 plus 6 molecule H2O plus energy. So in this reaction glucose is getting oxidized. ठीक है, तो इस तरह से एक रेस्पिरेशन का हमने एक डेफिनेशन लिखे. अभी you can also write the definition of another definition of the respiration in term of oxidation and reduction. क्या है बेटा? देखिए, in this reaction you will find that glucose C6H12O6 ग्लूकोज जो है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है. Glucose is getting oxidized. Here also it is written glucose is getting oxidized क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन क्या है? नो हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस, एज वेल एज यहाँ पर 6 कार्बन के साथ 12 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 कार्बन के साथ 6 ऑक्सीजन है. इसका मतलब 6 ऑक्सीजन जुट रहा है और 12 हाइड्रोजन हट रहा है. तो हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन. तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ CO2 में, एंड ये जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है वाटर में, रिड्यूस. तो इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म में डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज गेटिंग oxidized and oxygen is getting reduced to release energy, to
release energy in the form of ATP. ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं. सो रेस्पिरेशन का हम लोग दो डेफिनेशन में से जो डेफिनेशन अच्छा लगे आप लिख सकते हैं. तो ये तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन हुआ. ठीक है. और रेस्पिरेशन में क्या निकल रहा है? CO2 निकल रहा है. ये भी हमने देख लिया. अभी यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में एक लेसन स्टार्ट किया है एक एक्टिविटी से. तो वो एक्टिविटी क्या बताना चाहते हैं उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं. एक्टिविटी 1. इस एक्टिविटी में क्या करना है कि एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लीजिए. सपोज दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, ए टेस्ट ट्यूब. दिस टेस्ट ट्यूब इज नीट, क्लीन एंड ड्राई. पुट हियर 3 to 5 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर सोल्यूशन. फ्रेशली प्रिपेयर्ड तो फॉर्मूला है क्या लाइम वाटर का? CaOH का होल 2. ठीक है. ये क्या है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. लाइम वाटर वी हैव टेकन देयर. और उसके बाद क्या कह रहा है कि यू इनहेल एयर इनसाइड योर लंग्स. ठीक है. एंड देन यू एक्सहेल. मुंह से इसमें फूंक मारिए. यहाँ आपका क्या है? लिप, मुंह लगाइए और मुंह लगा करके इसमें फूंक मारना है. मतलब इसमें फूंकना है एयर. ब्लो एयर. ब्लो एयर थ्रू माउथ. ठीक है. और जैसे ही ब्लो करना चालू करेंगे टाइम नोट कर लेंगे. टाइम कितना देर लगा. तो देर टाइम में सेकंड में, मिनट में, जो भी आपको करना है उसमें टाइम नोट कर लेना है. तो जैसे ही आप एयर ब्लो कर लिए टाइम नोट करेंगे तो आपको एक बार, दो बार, 3 बार इसमें ब्लो करते जाइए. और ब्लो करते करते आप पाएंगे कि लाइम वाटर जो एकदम पानी के समान एकदम क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है. ये लाइम वाटर क्या में चेंज कर गया? ये लाइम वाटर क्या हो गया? चेंज कर गया मिल्की में, या क्लाउडी कहीं भी लिखा सकता है. ये लाइम वाटर मिल्की हो गया. मिल्की हो गया तो स्टॉप वॉच बंद करेंगे और हम लोग देख लेंगे कि टाइम कितना लगा. तो सपोज यहाँ आपका टाइम कितना लगा? 40 सेकेंड. सपोज एग्जांपल दिए कि यहाँ पर टाइम कितना लगा? 40 सेकेंड्स में ये क्या हो गया? लाइम वाटर मिल्की बदल गया, मिल्की चेंज हो गया. अभी एक एक्टिविटी यहाँ से हो गया, ये हमारा नोट हो गया. टाइम कितना लगा? 40 सेकेंड लगा. अभी दूसरा फिर एक और कह रहा है कि यू टेक 1 मोर टेस्ट ट्यूब. यहाँ पर एक और क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया गया है और इसमें भी उतना ही, जितना यहाँ लिए हैं उतना ही यहाँ पर भी क्या लिए हैं? लाइम वाटर. लाइम वाटर इसमें भी है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. यहाँ भी तुरंत चूना को पानी में डालना है, फिल्टर करके उसको यहाँ लिया गया है. और इसमें क्या कह रहा है अभी कि टेक्स रेंज. ठीक है. और नहीं सिरिंज है तो एक पिचकारी ले लीजिए और इस पिचकारी का ये मान लीजिए कि क्या है? पिस्टन है. इस पिचकारी से यहाँ पर हवा भरिए. इसमें हवा भरिए पिचकारी से. हवा भर करके इसमें आप डालिए. और अगेन जैसे पिचकारी से हवा डालने लगे बेटा, फिर यहाँ टाइम नोट कर लेंगे कि कितना देरी में ये हुआ. तो सपोज अभी आपको लगता है कितना? 2 मिनट. यहाँ कितना लगा था? 40 सेकेंड. आप यहाँ क्या टाइम नोट किए? 2 मिनट आपका समय लगा. तब ये जाकर के ये भी मिल्की हो गया, लेकिन इसको समय कितना लगा? 2 मिनट लगा. ठीक है. एक और एक्टिविटी करने कह रहा है यहीं पर साथ में. एक और क्या कह रहा है यहाँ पर से देख लेते हैं कि अगेन यू टेक ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब. इस टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है? शुगर का सॉल्यूशन. शुगर चीनी घोल लेना है पानी में, शुगर सॉल्यूशन डालना है. और उसके बाद थोड़ा सा इसमें क्या डालना है? ईस्ट पाउडर. ईस्ट पाउडर के रूप में बाजार में भी मिलता है. ईस्ट क्या है? ईस्ट इज ए टाइप ऑफ फंगस है.
तो ईस्ट को भी इसमें हमने डाल दिया और इसके बाद इसका माउथ में, टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है बेटा, इसमें हमने क्या कर दिया, एक कोर्क लगाए और कोर्क में एक होल किए और उसके बाद उसमें 90 डिग्री पर बेंड किया हुआ एक क्या लिए, यहाँ है डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, इस डिलीवरी ट्यूब 90 डिग्री पर, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, दो जगह 90 डिग्री पर बेंड है। और इस डिलीवरी ट्यूब को फिर अभी एक दूसरा टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर, इसमें क्या लिया गया है, इसमें फिर वही डाला हुआ है क्या, लाइम वाटर। इसमें लाइम वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ये भी लाइम वाटर है। अरेंजमेंट समझ में आ रहा है ना। एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में शुगर सोल्यूशन एंड ईस्ट पाउडर को मिला दिए हैं। उसके बाद इसका माउथ में कोर्क लगा दिए, कोर्क में एक होल किए, उस होल में क्या कर दिए, 90 दो जगह, वन डिलीवरी ट्यूब विच इज बेंडेड ट्वाइस एट 90 डिग्री यहाँ पर इंसर्ट किए। बट ये जो माउथ ऑफ दिस डिलीवरी ट्यूब शुड बी अबव द कंटेंट प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में जो कंटेंट है उसमें डूबा नहीं होना चाहिए, इसका माउथ ऊपर होना चाहिए। एंड दिस साइड द एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब शुड बी इमर्ज्ड इन द लाइम वाटर। यहाँ इतना दूर तक लाइम वाटर है तो इसका जो एंड है जो इसमें इमर्ज होना चाहिए। अभी ऐसा करने के बाद फिर हम टाइम नोट करेंगे कि कितना देरी के बाद ये जो हुआ, ये लाइम वाटर फिर चेंज हो जाएगा मिल्की। तो यहाँ टाइम कितना, ये टाइम 1 था, ये टाइम 2 था इसके लिए। और अभी जो टाइम नोट किए वो टाइम जो है आप फिर नोट करेंगे कितना देर में लगा। तो सपोज इसमें आपको लग रहा है 90 सेकेंड लग रहा है, मतलब 1.5 90 सेकेंड लगा, यहाँ 40 सेकेंड लगा था। जब मुंह से फेंके थे हवा लाइम वाटर में तो बहुत जल्दी हो गया वो मिलके 40 सेकेंड। और जब हम लोग पिचकारी से जब हवा भरे तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगा, कितना 2 मिनट का समय लगा, मतलब 120 सेकेंड। और जब यहाँ पर ईस्ट पाउडर का ये वाला शुल्को, इसमें से जो गैस निकला और यहाँ गया तो इसको कितना लगा, 40 सेकेंड। ऐसा क्यों हुआ, अब यहाँ पर समझना है। तो समझना है फर्स्ट जो कंडीशन, जो हम लोग मुंह से जो हवा टेस्ट ट्यूब में भर रहे थे उस समय क्या हो रहा था बेटा, कि मुंह से जो हवा हमारे बॉडी से रिटर्न हुआ हवा आ रहा था। तो उस एयर में जो बॉडी से रिटर्न जो एयर आ रहा था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था। अप्रोक्सीमेटली उसमें 4.4% जो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था एक्सहेल्ड एयर में। ये क्या है, एक्सहेल्ड एयर में, एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना था, रहता है अप्रोक्सीमेटली 4.4%। सेकेंड, जो ये पिचकारी वाला जब उसमें भर करके देखे तो बहुत समय लगा। क्यों ये बहुत समय लगा, क्योंकि एयर में जो है एयर जा रहा था इसके द्वारा। तो एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 का कंसंट्रेशन 0.03% है। ठीक है, और यहाँ इस कंडीशन में आपको पहले समझिए यहाँ क्या, क्यों ये थोड़ा जल्दी हो गया। तो यहाँ पर इसलिए जल्दी हुआ कि ये ईस्ट और शुगर क्या है, एक प्रोसेस में गया जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। ईस्ट एंजाइम रिलीज करता है बेटा, और वो ईस्ट एंजाइम रिलीज करने के कारण शुगर जो है पहले क्या में बदला, ग्लूकोज में बदला। और ये फिर जो ग्लूकोज है फिर यही ईस्ट एक और एंजाइम रिलीज किया और वो क्या में बदल गया, अल्कोहल में बदला, और साथ ही साथ CO2 भी फेंका। तो यहाँ पर जो हवा है उसमें CO2 का मात्रा प्रेजेंट है। यहाँ पर ये प्रोसेस यहाँ क्या हो रहा, फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन के कारण यहाँ भी CO2 रिलीज हुआ। तो कम रिलीज हुआ लेकिन यही CO2 इधर जाकर के और इसमें जा रहा है, इसलिए उसमें भी शुगर CO2 का मात्रा है और उसके कारण भी यहाँ लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया, जल्दी हो गया, क्योंकि उसमें भी CO2 का कंसंट्रेशन जो था एयर की अपेक्षा क्या था, ज्यादा था। तो हम इस एक्टिविटी से क्या पता किए कि द एयर वी आर एक्सहेलिंग कंटेन large amount of carbon dioxide. During fermentation also carbon dioxide is produced, and in air carbon dioxide is also present, but that contain less amount of carbon dioxide. So this three activity, these have taken different times for changing into milky. Clear? अच्छा,
ये तो हो गया, ये एक्टिविटी जो है वहां पर उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर। अभी हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का टाइप्स। रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का है? सो रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक respiration, and second one is anaerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड क्या है बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन पहले जान जाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और कैसे होता है, और उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ एरोबिक रेस्पिरेशन का पहले डेफिनेशन यही लिख देते हैं। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन which takes place in the presence of oxygen, in the presence of oxygen. रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होगा, कहाँ होता है, उसका पूरा डिटेल और पढ़ लेते हैं। तो चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में aerobic respiration, what is it? Respiration which takes place in the presence of oxygen. Definition you have seen. See, aerobic respiration takes place in two steps. The steps of respiration according to NCERT, the steps of aerobic respiration is two. Number one step is called glycolysis, and second step is called step one it is, and second step is called Krebs साइकिल। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये दोनों प्रोसेस को पढ़ना है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है और क्रेब्स साइकिल क्या है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस पहले क्या है? ग्लाइकोलाइसिस एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? हियर ग्लाइकोलाइसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, ग्लाइको means glucose and lysis means breakdown. The meaning यही आ रहा है। ग्लाइको मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज, एंड लाइसिस मतलब आप जानते हैं, आपको बताया गया बहुत बार, ब्रेक डाउन। इसका मतलब ग्लूकोज टूट रहा है। सो व्हाट इज इट? ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ break down of glucose into, ग्लूकोज क्या में टूटेगा? इनटू पाइरूबिक एसिड या पाइरूवेट, दोनों लिखा हुआ है। पाइरूबिक एसिड और पाइरूवेट, यही है ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ग्लूकोज यहाँ टूटेगा, ग्लूकोज विच इज 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो टूट जाएगा क्या चीज में? पाइरूवेट में टूटेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। नाउ ग्लाइकोलाइसिस का साइट जो है ये कहां पर होगा? तो ग्लाइकोलाइसिस का साइट जो है वो साइटोप्लाज्म में है। साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कहाँ है बेटा? साइटोप्लाज्म। Because all the enzymes needed or required for glycolysis is present in the cytoplasm. So glycolysis कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होता है। और overall reaction word equation we can write here only, that is glucose जो है वो कितना कार्बन का कंपाउंड है? 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज जो है, 1 molecule of glucose I have taken, that will go under क्या है? प्रोसेस का नाम क्या लिख देंगे? इसके ऊपर प्रोसेस का नाम लिख देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? यहाँ साइटोप्लाज्म, साइट दे देते हैं,
साइटोप्लाज्म एंड साथ ही साथ फॉर दिस रिएक्शन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ग्लाइकोलाइसिस के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ और क्या लिख देते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है प्रोसेस का नाम लिखा है बिकॉज ऑल दिस इन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इफ हैव स्टडी टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव वी शुड राइट द कंडीशंस process here also. So here I have written process and a site of the glycolysis, that is cytoplasm, and for this reaction molecular oxygen is not required, so absence of oxygen. Then क्या बनाएगा बेटा, एक ग्लूकोज जो है टूट करके एक ग्लूकोज था, one molecule of glucose here, but it will form two molecule of pyruvate. पायरुवेट, दो मॉलिक्यूल पायरुवेट बना, प्लस एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड देयर। ठीक है, तो ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का क्या साइट है, और यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज जो है, एक ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल में, कितने पायरुवेट में टूटा, एक ग्लूकोज, यहाँ ग्लूकोज एक है लेकिन यहाँ पायरुवेट कितना बना है, दो बना है, इसलिए एक ग्लूकोज में जब कार्बन 6 है तो ये पायरुवेट में कितना कार्बन होगा, इसमें 3 कार्बन होगा। मान लीजिए 6 कार्बन का जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 7 हो गया, एक टूटेगा, यहाँ से टूट गया तो एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन रहेगा, 2 कार्बन है। तो पायरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड एंड ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, कहाँ होता है। अब सेकेंड, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी it is written that this pyruvate enters in the mitochondria। ठीक है, ये सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहा था सेल का, लेकिन ये जो पायरुवेट है अब कह रहा है कि पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के वॉल को पास करके कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। तो सेकेंड स्टेप क्रेब्स साइकिल। सेकेंड प्रोसेस क्या है, क्रेब्स साइकिल। एक क्रेब्स साइकिल का ओवरऑल क्रेब्स साइकिल मतलब यहाँ पर जो आपका क्या बन चुका था ग्लाइकोलाइसिस के समय, पायरुवेट, तो दोनों पायरुवेट जो है, अगर एक ग्लूकोज टूटता है तो 2 पायरुवेट बना। अब दोनों पायरुवेट, आपको याद होगा 9th क्लास में पढ़े हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर जो वॉल होता है क्या होता है, पोरस होता है, और इनर जो वॉल है वो क्या है, बहुत ज्यादा फोल्डेड है। इस फोल्डेड मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है, एक क्रिस्टे है फोल्डेड मेम्ब्रेन को। तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो पोर्स है, इसी पोर्स से कौन है, पायरुवेट जो है अंदर आ जाएगा, और इस क्रिस्टे के ऊपर इस तरह से क्या है, ऑक्सीसोन F1 पार्टिकल भी कहा जाते हैं। ये पार्टिकल्स पूरे क्रिस्टे पर भरा हुआ रहता है और ये क्या करेगा, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करके अब जो पायरुवेट आया, 2 पायरुवेट आया है, 2 पायरुवेट, ये दोनों पायरुवेट अब क्या होगा, क्रेब्स साइकिल। यहाँ पर, यहाँ एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, फिर 3 बातें लिख देते हैं, क्रेब्स साइकिल, और इसका ये साइट कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रेजेंस, यहां पर चाहिए प्रेजेंस ऑफ O2। तो ये पायरुवेट जो है अब क्रेब्स साइकिल, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है। ये खाली कहने के लिए कि एक बार में ऐसे टूट रहा है, एक बार में नहीं है, ये जो रिएक्शन जो है साइक्लिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन जाकर के आपको उतना डिटेल्स में 11th में पढ़ना है डिटेल में, अभी केवल इतना जानिए कि पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ये पायरुवेट क्या में बदल जा रहा है, 6 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल H2O और प्लस क्या रिलीज कर रहा है, एनर्जी। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन का यही 2 स्टेप्स है, एक क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, एंड सेकेंड क्या हो गया आपका, क्रेब्स साइकिल। तो ओवरऑल
क्रेब्स ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन का अगर इक्वेशन पूछता है बोर्ड कि राइट द ओवरऑल रिएक्शंस ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, देन इन यू कैन राइट लाइक दिस ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। अभी ये कहा जाएगा, यहाँ एरो पर क्या लिखना है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एब्सेंस ऑफ O2। तो ये क्या में बदला, 2 पायरुवेट, 2 पायरुवेट प्लस एनर्जी, एनर्जी लिखना मत भूलिए, यहाँ भी एनर्जी रिलीज होता है। अब ये दोनों पायरुवेट कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ आ रहा है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, और यहाँ साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कभी कभी ये भी क्वेश्चन 1 नंबर के लिए, क्रेब्स साइकिल का साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड एब्सेंस, यहाँ एब्सेंस था, यहाँ क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ O2। तो ये क्या में टूटेगा, 6 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल H2O प्लस एनर्जी, 3 प्रोडक्ट बनेगा। तो आपने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के समय क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, H2O रिलीज हो रहा है और एनर्जी जिसको कि ऑर्गेनिज्म अपना वर्क करने के लिए यूटिलाइज करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस, सो मेनी प्लेसेस वेयर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, लाइक नर्व कंडक्शन के समय, प्रोटीन सिंथेसिस के समय एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। तो ये सारे के लिए अपना सेल यूज करेगा ये एनर्जी। अब सेकेंड आ जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी टाइप्स है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एना, एना का मतलब क्या हो गया, विदाउट, एब्सेंस। सो रेस्पिरेशन which takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration। ठीक है, रेस्पिरेशन, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में हो रहा है, उस रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन के नाम से भी कहा जाता है, इसको फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। और ये जो फर्मेंटेशन है वो 2 प्रकार का हो जाएगा। एक फर्मेंटेशन जो है वो इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, एंड सेकेंड जो है वो क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में एक जगह इथाइल अल्कोहल बनता है और एक जगह क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल ईस्ट में, ईस्ट जो सेल है आपका, ईस्ट एक फंगस है जिसमें इथाइल अल्कोहल बनेगा। और यहाँ हमारे बॉडी का ही मसल सेल्स, मसल सेल्स में ये क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। विग्रेस एक्सरसाइज के समय या बहुत ज्यादा लंबा रनिंग है, 800 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर का जो रेस है, 800 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है, उस रेस में एकदम पैर नहीं उठता है क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है। कैसे बनता है दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले पढ़ लो ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होगा और यहाँ पर मसल सेल में कैसे होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी जो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कॉमन है, एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक में भी होगा। तो ईस्ट वाला में देखे बेटा, ईस्ट में सबसे एनारोबिक रेस्पिरेशन का ओवरऑल रिएक्शन, तो ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज
जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये क्या हो जाएगा, ये बनाएगा सबसे पहले, यहाँ क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और एब्सेंस ऑफ O2, इसके लिए कोई ऑक्सीजन प्रोसेस के लिए तो नहीं चाहिए, वहीं पर देख रहे हैं क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट, पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल बनेगा प्लस एनर्जी बनेगा। ठीक है, अब ये दोनों पायरुवेट बन चुका है, ये उसमें एरोबिक में भी हमने पढ़ा कि पायरुवेट बन चुका है। अब पायरुवेट बनने के बाद भी अगर वहां ऑक्सीजन नहीं, जैसे ईस्ट सेल है, तो ये डायरेक्ट इस पायरुवेट को जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसको क्या में बदल देगा, इथाइल अल्कोहल में बदलता है। कैसे, यहाँ पर जगह में यहाँ लिख देते हैं, 2 पायरुवेट जो है, पायरुवेट प्लस एनर्जी है। अब यहाँ ईस्ट सेल जब आएगा, ईस्ट सेल, यहां पर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहेंगे फर्मेंटेशन ही कहेंगे, फर्मेंटेशन। एंड एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2 यहां भी नहीं चाहिए, और साथ ही साथ ये साइटोप्लाज्म में भी होगा। इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाने का जरूरत नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में केवल क्या होता है, क्रेब साइकिल होगा। तो साइटोप्लाज्म में ही, इन द साइटोप्लाज्म, cytoplasm, this pyruvate which is 3 carbon compound will break down into 2 ethyl alcohol, 2 इथेनॉल भी लिख सकते हैं, इथेनॉल प्लस 2 मोलिक्यूल CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इथेनॉल, जिसको कि इथाइल अल्कोहल कहते हैं, 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 3 कार्बन का कंपाउंड था, मतलब टोटल 6 कार्बन था। तो दिस इथेनॉल इज, ये इथेनॉल जो बना बेटा है 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो 2 दूना 4 और 2 6, इस तरह से टोटल इक्वेशन बैलेंस है, वर्ड इक्वेशन है। तो 2 इथेनॉल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल CO2 और एनर्जी। तो यहाँ देख रहे हैं कि ईस्ट सेल, जो ईस्ट पाउडर डाले थे, वो एक्टिविटी याद कीजिए, तो वहां पर वो भी लाइम वाटर मिल्की हो गया था, और एयर के अपेक्षा जल्दी मिल्की हो गया था। क्यों, क्योंकि ईस्ट सेल भी क्या रिलीज करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, और उसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा था, इसलिए वो जो है क्या हो गया, मिल्की हो गया। लेकिन हमारे बॉडी से, हमारा जो एक सेल्ड एयर रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पर फुल्ली, वहां 6 मॉलिक्यूल CO2 निकल रहा है, एक ग्लूकोज टूटने से 6 मॉलिक्यूल, और यहाँ वाली 2 मॉलिक्यूल निकल रहा है, और वातावरण में तो बहुत ही कम है। इसलिए हमारा एक सेल्ड एयर से लाइम वाटर बहुत जल्दी मिल्की हुआ, इसमें थोड़ा ज्यादा देर लगा, ज्यादा समय लगा। और एयर वाला जो पिचकारी से जब हम लोग एयर भरे थे, उसमें एटमॉस्फेरिक एयर था, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम था, इसलिए वो सबसे ज्यादा देर लगा, देर से वो मिल्की हुआ। तो इस तरह से हम लोग ने एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट सेल का पढ़ लिए। अब ईस्ट के बाद तुम्हारा क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल। तो मसल सेल में बेटा यहाँ थोड़ा ये जो प्रोसेस है, ये तो कॉमन है, ये एरोबिक में भी होगा, ये जो प्रोसेस है ये कॉमन है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही हो रहा है। ठीक है, तो अब मसल वाला इसी में थोड़ा सा चेंज करके बता रहे हैं, मसल सेल में क्या होगा। तो मसल सेल में ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस तो जाएगा है, अब चेंज यहाँ होगा कि इसमें क्या बनेगा। तो ये 2 पायरुवेट प्लस एनर्जी हमारा ऑलरेडी ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज यू आर रनिंग फॉर 800 मीटर, 800 मीटर रेस के लिए दौड़ रहे हैं, आपका ग्राउंड है, 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, अब जो है जैसे जैसे आप का स्पीड बढ़ रहा है, रेट ऑफ इनहेलेशन, आपका ब्रीदिंग रेट, जनरली जब हम लोग रेस्ट में रहते हैं तो 15 से 18 बार ही ब्रीथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका एनर्जी का जरूरत दौड़ रहे हैं, इस ट्रैक के ऊपर एनर्जी का जरूरत बढ़ रहा है, ब्रीदिंग का रेट भी बढ़ रहा है। तो ब्रीदिंग का रेट मैक्सिमम एक लिमिट है बेटा, हम लोग 25 से ज्यादा उससे ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा मसल्स, जो पैर का जो मसल्स है, उस सेल को ज्यादा एनर्जी अभी भी चाहिए, और उस हमारा ऑक्सीजन पहुंचाने का एक लिमिट है, उससे ज्यादा अब हमारा पहुंच नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में ये जो मसल्स जो है पैर का या हाथ का, वो क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगेगा,
ऑक्सीजन तो मिल नहीं पा रहा है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर पायरुवेट, ये तो एब्सेंस नहीं हो रहा था, अब ये पायरुवेट जो है ये क्या जाएगा, इसका नाम है मसल सेल। लिखिए मसल सेल में इंफॉर्मेशन दीजिए, मसल सेल है, और साइटोप्लाज्म में ही, ये भी रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही हो जा रहा है। एब्सेंस ऑफ क्या है, वो 2 है, ठीक है। मसल सेल यहाँ पर दे दिए साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 2 लैक्टिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड बनेगा। अब ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का ही कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर पायरुवेट भी 3 कार्बन का कंपाउंड था, ये भी 3 कार्बन है, इसलिए यहाँ CO2 रिलीज नहीं होता है। अब प्लस क्या रिलीज होगा, एनर्जी, जो आपका मसल सेल यूटिलाइज कर लेगा। तो ये लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, खाली यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, यहाँ CO2 रिलीज नहीं होता है, एकदम ध्यान देना। तो इस तरह से मसल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा है कि जैसे ही मसल सेल में लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन ज्यादा हो जाता है या एक्युमुलेट होने लगता है या हो जाता है, देन वो हमारा जो सेल्स है वो क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन के कारण जो सेल है वो आपका मसल सेल जो है वहां पर वो थकावट लगेगा और आपको दर्द होने लगेगा, वहां मसल्स में दर्द होना चालू होता है, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, मसल सेल्स में वहां दर्द थका क्यों हो रहा है, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। लेकिन जब हम लोग रेस्ट लेते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, और बॉडी के ये जो लैक्टिक एसिड है ये फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और CO2 और H2O में बदल जाएगा। देन ये जो क्रम्प है, जो क्रम्प जो बताए थकावट, जो पैर दर्द देने लगता है, क्रम्प आ गया, वो क्रम्प क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि व्हाई डू दिस वी गेट क्रैम्प ड्यूरिंग द रेश, तो क्या केवल आंसर रीजन क्या देना है, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन के कारण ही आपका मसल्स वगैरह में क्रैम्प आ जाता है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा जब वो लैक्टिक एसिड, सांस लेंगे ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, लैक्टिक एसिड फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में, और एक क्रैम्प क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कैसे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होगा हम लोग देखें। साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, हाउ डू ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज डिफरेंटली, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, अगर 2 से 3 सेट क्वेश्चन बनाएंगे एक सेट में रहेगा, इतना ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी लिख के दिखाया है, उसको देख लेते हैं कैसे लिखा है ओवरऑल एक साथ लिखने के लिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ ग्लूकोज लेना है, ग्लूकोज जो क्या है 6 कार्बन का कंपाउंड है, इस पर क्या करेंगे, तो यहाँ 3 चीज दिखाएगा, एक प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, साइट लिखाएगा क्या है, साइटोप्लाज्म, और कहा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2, तो क्या बनेगा बेटा, 2 पायरुवेट प्लस एनर्जी, ठीक है। ये तो कॉमन है, दिस प्रोसेस, दिस ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक। एक नंबर में दे सकता है कि कौन सा कॉमन है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस जो है कॉमन है। अब ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है कि नहीं, तो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पर जगह नहीं है हमारे पास, नंबर 1 दे देते हैं, यहाँ नंबर 2 देते हैं और यहाँ नंबर 3 देते हैं। क्या होगा, नंबर 1 में ये जो एरो है इसके ऊपर क्या लिखाएगा, तो इसके ऊपर लिखाएगा क्रेब्स साइकिल, अगर प्रेजेंस है तो क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स नामक एक साइंटिस्ट थे, और ये रिएक्शन जो होता है साइक्लिक मैनर में होता है, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल कहा गया। प्रेजेंस ऑफ O2 एंड साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या बनेगा, 6 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल H2O प्लस एनर्जी,
यहाँ लिख दीजिए इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल ईस्ट वाला लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, लैक्टिक एसिड वाला। तो ये पहला वाला लिख दिए। अब सेकेंड, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, सेकेंड इस जगह क्या लिखेंगे, एरो पर एरो डालेंगे। तो एरो पर ईस्ट सेल लिखते हैं, ईस्ट, ईस्ट सेल। हाँ, एब्सेंस ऑफ O2, इसके लिए भी क्या चाहिए, एब्सेंस ऑफ O2 चाहिए। और इसके लिए भी साइटोप्लाज्म, साइट कहाँ है, साइटोप्लाज्म में ही होता है, केवल एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल प्लस 2 मॉलिक्यूल CO2 प्लस एनर्जी। अब यहाँ थर्ड, इस एरो पर थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे, एरो, और यहाँ पर भी लिखेंगे मसल सेल, मसल सेल, एब्सेंस ऑफ O2 एंड साइटोप्लाज्म, में भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये ओवरऑल केमिकल रिएक्शन हो गया एरोबिक के लिए और एनारोबिक के लिए। और ये वेरी वेरी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग साथ ही साथ पढ़ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है ये एरोबिक में और दूसरा एनारोबिक में। जो रिएक्शंस पढ़े हैं उसी पर बेस्ड कुछ सम आंसर लिख देते हैं। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड। So here we are taking aerobic respiration, aerobic, and this side we are taking anaerobic, anaerobic respiration. Aerobic respiration और ये क्या है, anaerobic respiration. Complete this. So number 1 difference is what? This aerobic respiration, this one takes place in the presence of, takes place in the presence of oxygen, ठीक है। एंड इसमें क्या लिखेंगे बेटा, टेक्स प्लेस, यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ प्रेजेंस है, यहाँ क्या है, एब्सेंस है, एनारोबिक। सेकेंड, इसका जो साइट आपने देखा, एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों जगह हो रहा है, साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म as well as in mitochondria, और एक कहाँ हो रहा है बेटा, this anaerobic respiration takes place only in the cytoplasm. इसका takes place in the cytoplasm only. ये केवल साइटोप्लाज्म में है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा है। थर्ड डिफरेंस क्या देखे कि इस एरोबिक रेस्पिरेशन के समय ग्लूकोज जो है फुल्ली ऑक्सीडाइज हुआ और ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। इसमें एरोबिक के समय ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, इसमें जो है लेस एनर्जी रिलीज होता है। तो थर्ड डिफरेंस यू कैन राइट, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। और इसमें क्या होगा बेटा, इसमें लेस एनर्जी, कम एनर्जी रिलीज होता है, लेस एनर्जी इज रिलीज। तो ये थर्ड डिफरेंस आप लिख सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस क्या लिखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर केवल एरोबिक में बनता है बेटा, और इसमें वाटर नहीं बनता है। तो फोर्थ डिफरेंस में लिखिए, वाटर फॉर्म, H2O का फॉर्मेशन होता है, वाटर फॉर्मेशन, वाटर फॉर्म्स। यहाँ चौथा में क्या लिखेंगे, वाटर डू नॉट फॉर्म, नहीं बनता है, डू नॉट फॉर्म।
So this is fourth difference. डिफरेंस नंबर 5 और क्या देखें कि इसका जो एंड प्रोडक्ट था, एंड प्रोडक्ट क्या था, CO2 एंड वाटर, बोथ आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो एक एंड प्रोडक्ट था, एक इथाइल अल्कोहल वाला और सेकेंड वाला क्या था, लैक्टिक एसिड। तो एटलीस्ट वन इसका जो एंड प्रोडक्ट रहता है वो ऑर्गेनिक रहता है। चौथा पांचवा डिफरेंस लिख सकते हैं, इट्स एंड प्रोडक्ट इज इनऑर्गेनिक, its end product is inorganic। और इसमें क्या लिख सकते हैं, एटलीस्ट वन एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक है। वन एंड प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक, दैट इज इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड जो दोनों जो क्या था, ऑर्गेनिक रह गया। लेकिन इसमें CO2 एंड वाटर दोनों ही क्या है, इनऑर्गेनिक है। इसलिए इसका दोनों जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, इसका इनऑर्गेनिक है और इसका वन एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या है, एटलीस्ट ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो ये और भी डिफरेंस लिख सकते हैं यहाँ पर एरोबिक और एनारोबिक में। जैसे 5 हमने लिख दिया, ये प्रेजेंस और एब्सेंस में है, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, वो केवल साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इसके लिए मोर एनर्जी चाहिए, रिलीज होता है, इसमें लेस एनर्जी रिलीज होता है। इसमें वाटर बनता है, उसमें वाटर नहीं बनता है। और साथ ही क्या होगा, इसका वन जो एंड प्रोडक्ट है क्या है, इनऑर्गेनिक है, उसका वन एंड प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो दिस 5 differences I have written, you can write it more also, clear? See, so today students, today we have studied that what is respiration and types of respiration and difference between aerobic and anaerobic respiration. So and tomorrow we will study about the respiration in plants. So okay, bye.